गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 10 के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है मानव हार्मोन। जैसे नियंत्रण व समन्वय वाले चैप्टर में हमने मानव मस्तिष्क की संरचना देख ली। मानव मस्तिष्क ही वह भाग है हमारे जो पूरे शरीर में नियंत्रण करता है, हमारी हर क्रिया में, हमारे सोचने, देखने, सुनने, हाथ पैर हिलाने, सब क्रिया में कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मस्तिष्क का होता है ना। तो अब कब बात करते हैं मानव हार्मोन्स की, तो हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर किससे निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं तथा ये हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं, एक प्रकार के कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन का काम हमारे मस्तिष्क के साथ साथ मानव जो हार्मोन्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ भी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और कंट्रोलिंग का काम करते हैं। और इनकी कमी से या अधिकता से भी एक कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई बॉडी में डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो मानव हार्मोन्स में हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं इसमें हार्मोनों को कार्यकारी अंग तक ले जाने के लिए या कार्यकारी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने के लिए कोई वाहिनी नहीं होती है। ये सीधे रक्त में आते हैं और रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों या जो कार्यकारी अंग होता है या ऊतक होता है वहां तक पहुंचाए जाते हैं। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो हार्मोनों का स्राव कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या कार्य वो या वो कहाँ पे स्थित होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो निम्न मुख्य रूप से कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहला हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे हेड वाले रीजन में मस्तिष्क के ठीक नीचे यहाँ पे पाई जाती है। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद रख लेना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करने के कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ये वृद्धि हार्मोन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। हालांकि जब एक चीज याद रख लेना, जब वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाता है ऐसी कंडीशन में महाकायिता हो जाती है। यानी जिस व्यक्ति में अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया तो वो महाकायिता हो जाएगी। जैसे खली है, रेसलर है जो, वो बहुत महाकाय है, बहुत बल, मतलब बहुत लंबा चौड़ा, बहुत मोटा तगड़ा, इस प्रकार है। तो उसमें एक प्रकार का डिफेक्ट आ गया क्योंकि वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित होने से क्या आ गया? महाकायिता। ऐसे ही वृद्धि हार्मोन के कम स्राव से बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म, बौनापन। तो याद रख लेना पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है और इसके अतिरिक्त पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जिस जो वृद्धि हार्मोन निकलता है जो शरीर की वृद्धि के लिए को नियंत्रित करता है। लेकिन ज्यादा अगर वृद्धि हार्मोन निकल गया तो महाकायिता हो जाएगी, कम निकल गया तो बौनापन हो जाएगा। ये तो पहली ग्रंथि के बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ठीक पीयूष ग्रंथि के बगल में स्थित होती है, वही हेड रीजन में ही पाई जाती है। और ये हाइपोथैलेमस जो होगा, ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के कुछ स्रावों को नियंत्रित करती है। ठीक इसी के ऊपर पे यहाँ पे बगल में पाई जाती है। तो ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करेगी? नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस हो गया। तीसरा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है ये
वृद्धि को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वृद्धि को नियंत्रित करती है। ये वृद्धि को नियंत्रित करती है क्योंकि पीनियल ग्रंथि निकालने पर वृद्धि रुक जाती है, अतः जिससे सिद्ध होता है कि पीनियल ग्रंथि क्या करती है, वृद्धि को नियंत्रित करती है। तो ये तीनों मस्तिष्क के अगल बगल ही पाई गई। ये निचले भाग में यहाँ पे पाई गई, ठीक इसके बगल में हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर पीनियल ग्रंथि पाई गई मस्तिष्क के ऊपर, या हाइपोथैलेमस ये क्या कहते हैं, फ्यूज ग्रंथि के ऊपर। अगली ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। अवटु कहना अटपटा लग रहा है, लेकिन थायराइड कहना आप लोगों को अच्छा लगेगा, थायराइड। अवटु मतलब थायराइड ग्रंथि। अवटु ग्रंथि ठीक हमारे गले में श्वास नली जो होती है, श्वसनिका जो यहाँ पे श्वास नली होती है, ठीक यहाँ पे पाई जाती है, हमारे गले रीजन में, थ्रोट में पाई जाती है। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। इससे क्या हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनके उपापचय को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर में कैल्शियम तथा हमारे अस्थियों में, है ना, रक्त तथा अस्थियों में कैल्शियम के लेवल को, या कैल्शियम के हम कहेंगे कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, और या हमारे रक्त में कैल्शियम आयनों को नियंत्रित करता है। कौन, अवटु ग्रंथि। लेकिन जो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी जब हो जाती है इस हार्मोन में, तो यहाँ पे ये ग्रंथि जो होती है फूल जाती है, जिससे गोइटर नामक डिजीज हो जाती है। यानी यहाँ पे ये गोइटर जो होता है, यानी यहाँ पे गला सूज जैसा जाता है, ठीक है, ये ग्रंथि सूज जाती है, तो जिसे कहते हैं गोइटर नामक डिजीज हो जाती है इसकी कमी से। अगला जो है वो है परावटु पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसे पैराथायरॉक्सिन या पैराथार्मोन भी कहते हैं इसको। पैराथायरॉक्सिन या पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन इससे स्रावित होता है। ये ठीक इसके नीचे, अवटु ग्रंथि के नीचे परावटु ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक इसके नीचे दो दूनी 4 परावटु ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां जो होती हैं हमारे रक्त में और अस्थियों में कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों को नियंत्रित करती है। हमारे रक्त में और अस्थियों में कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों को नियंत्रित करती है, ठीक है। उसके बाद अगला है थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है, ये थाइमस ग्रंथि हमारे ठीक हृदय के अगल बगल पाई जाती है, तथा थाइमस ग्रंथि का वयस्कों में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, वयस्कों में इतना कोई इसका कोई ऐसा कार्य होता नहीं है। लेकिन बाल्यावस्था या शैशवावस्था या बाल्यावस्था में ये ग्रंथि ज्यादा विकसित होती है। ऐसी अवस्था में ये एक प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है ये ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, यानी वयस्कों में या हम लोगों में ये ग्रंथि निष्क्रिय होगी, लेकिन बचपन में ये ग्रंथि बहुत ज्यादा विकसित रहती है तथा ये इम्यूनिटी बढ़ाती है और वृद्धि के लिए सहायक होती है। अगला जो ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। इससे हार्मोन निकलता है एड्रीनेलिन। इससे हार्मोन निकलता है क्या, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। ये एड्रीनेलिन हार्मोन भय या डर वाली स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि जैसे एड्रेनालिन हमारे रक्त में आ गया, भैया डर वाली स्थिति में एड्रेनालिन हमारे रक्त में आ जाता है, जिससे हमारे शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ने के साथ साथ रक्त में हमारे शर्करा का लेवल यानी ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। साथ ही साथ हमारे हार्ट बीट्स जो है या हृदय स्पंदन दर भी बढ़ जाती है। तो अधिवृक्क से एड्रेनालिन निकला जो भय या डर वाली स्थिति से निपटने में हमें सहायता प्रदान करता है। एड्रेनालिन के बाद अगला जो है अग्न्याशय, इसको मिटा लेते हैं। अगला जो है वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय का मतलब पेनक्रियाज, ये हमने पाचन तंत्र में भी इसके बारे में पढ़ा था।
पाचन तंत्र में इसने एंजाइम निकाले और यहाँ पे ये हार्मोन भी स्रावित करता है। तो ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्राव और बहिःस्राव दोनों करती है, यानी जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। ठीक है, इससे निकलने वाले ये दो प्रकार के हार्मोन हैं, दो हार्मोन स्रावित करता है ये। एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो होता है हमारे रक्त में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर होता है या आवश्यकता से अधिक शुगर जो होता है, शर्करा होता है, ग्लूकोज को यानी ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज को बदलता है किसमें, ग्लूकोज को ये बदल देता है ग्लाइकोजन में। कौन बदलता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, कौन, इंसुलिन। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को, रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है इंसुलिन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन को, नॉन नहीं दिख रहा बोर्ड पे लिख दिया, चलो नॉन यहाँ लिख देता, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है ग्लूकागॉन। इसीलिए जब पेनक्रियास फंक्शन करना बंद हो जाता है या पेनक्रियास से सेक्रेशन कम हो जाते हैं तो मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग को के निवारण के लिए सामान्यतः इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो डायबिटीज होगी। तो इंसुलिन सिंपली क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, लेकिन इंसुलिन का स्राव हो नहीं पा रहा है तो इसलिए बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो अगर अग्न्याशय सही से काम न करे और इंसुलिन का स्राव न करे तो डायबिटीज नामक बीमारी या मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी। तो इतने सब हार्मोन्स जो है या अंतःस्रावी ग्रंथियां कॉमन होती हैं, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में कॉमन है, इतनी ग्रंथियां कॉमन है। लेकिन अब बात करते हैं, ठीक है, ये ग्रंथियां ये कॉमन है। उसके बाद नर या पुरुष में पाया जाता है वृषण और महिलाओं में या स्त्रियों में पाया जाता है अंडाशय। बाकी कॉमन है। अभी तक जितने हार्मोन मैंने बताए या जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई वो नर तथा मादा दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन अनकॉमन जो है पुरुषों के केस में वृषण पाया जाएगा और महिला के केस में अंडाशय पाया जाएगा। वृषण से स्रावित हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन किससे, वृषण से स्रावित हुआ। और ये टेस्टोस्टेरोन जो लैंगिक अंगों के विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। जैसे लड़कों के केस में भुजाओं का मजबूत होना या दाढ़ी मूंछ आना, ये इत्यादि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों इनके विकास में कौन सहायक होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, जो कि वृषण से स्रावित होता है। ऐसे महिलाओं के केस में लैंगिक अंगों के विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में अंडाशय द्वारा स्रावित दो हार्मोन होते हैं जो सहायक होते हैं। वो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन जो होते हैं वो किससे निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं। ये महिलाओं में या स्त्रियों में लैंगिक अंगों के विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं, जबकि पुरुषों में लैंगिक अंगों के विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में टेस्टोस्टेरोन सहायक होता है। तो इस प्रकार से याद रख लेना। बाकी सभी यानी वृषण और अंडाशय को छोड़कर नर तथा मादा दोनों में, मेल तथा फीमेल दोनों में या महिला तथा पुरुष दोनों में सभी जो हार्मोन्स होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कॉमन है। लेकिन नर के केस में डिफरेंट सा अलग सा कौन सा पाया जाएगा, इनके अतिरिक्त वृषण पाया जाएगा और महिलाओं में क्या पाया जाएगा, अंडाशय पाया जाएगा। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा और अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो हमारा हार्मोनल सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक सिस्टम हो गया। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन सेक्रेट करती है और ये हार्मोन जो होता है ये सीधे रक्त में आता है। रक्त के द्वारा जो कार्यकारी अंग है वहां तक पहुंचता है, इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है
और वहाँ पे अपना फंक्शन शो करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।